नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे। अभी स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन का शिखर सम्मेलन हुआ, 26वां शिखर सम्मेलन। इसको COP26 कहते हैं। COP से अभिप्राय होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी उसमें सभी देश भाग लेने वाले 10 देश एक पार्टी के रूप में होते हैं। दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष गए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवंबर के शुरुआत में इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो पहुँचे। ये ब्रिटेन में स्थित है, एक पूरा इलाका है। दोस्तों, इस पार्टी का मकसद, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मकसद था कि दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, जो दुखद कॉन्सिक्वेंसेस है जिनसे सब दुनिया जूझ रही है, उसको कम करना है और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह का बनाना है। आपको पता है कि जैसे दुनिया में औद्योगिकरण आगे बढ़ा, उस उद्योग धंधे से खतरनाक गैसों का उत्सर्जन हुआ। ये गैसें थी ग्रीन हाउस गैसेस, जिनकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। और अगर इसी तरह टेम्परेचर बढ़ा रहा तो धरती पे जो समुद्र है उसके जल स्तर में वृद्धि होगी, पीने वाले पानी की समस्या होगी, मरुस्थलीकरण होगा, चक्रवाती तूफान वगैरह जैसी चरम घटनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी, बड़े स्तर पर माइग्रेशन होगा, मलेरिया और मच्छर, मक्खी, अन्य गंदगी जैसी गंदगियां और की वृद्धि होगी, जिसकी वजह से बीमारी की बढ़ने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है उसको किस तरीके से कम किया जाए, इसको लेकर के दुनिया के सारे पक्ष बैठे हुए थे। और यहाँ पे जो मुद्दा ये था कि हमारे जो उद्योग धंधे हैं उससे जो निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इनका जो इमिशन है, इनका उत्सर्जन है, किस तरीके से कम किया जाए। तो यहाँ पर विकासशील कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ तो उद्योग धंधा अभी शुरू हुआ है। भारत है, चीन हो गया, अफ्रीका महाद्वीप के पूरे देश हो गए, उधर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश हो गए। तो इन सारे देशों में उद्योग धंधों ने अभी अपनी ग्रोथ पकड़ी है, विकास ने, और इनको बिजली चाहिए, बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और बिजली का उत्पादन होता है कोयले के द्वारा, और इन देशों की 70% बिजली जो होती है वो कोयले के द्वारा पैदा की जाती है, और कोयले के द्वारा ही सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तो विकसित देश कह रहे हैं कि भैया आप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाओ। तो विकासशील देश कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अभी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए अभी उतने संसाधन नहीं है, ना हमारे पास उतना पैसा है। आप हमको पैसे से मदद करिए, क्योंकि औद्योगिकरण सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिकी देशों में हुआ है। सबसे ज़्यादा आपने वायुमंडल को नुकसान पहुंचाया है। तो आपकी जिम्मेदारी भी इसको मिटिगेट करने में है। आप सामूहिक जिम्मेदारी सबको नहीं दे सकते हैं। तो विकसित देश जो कि पैसे से और तकनीकी रूप से सक्षम है, संपन्न है, तो वो विकासशील देशों को पैसे से और तकनीक से मदद करें। विकासशील देशों का ये मांगना है। इस पर विकसित देश सहमत भी हो गए हैं। तो उसके द्वारा ये सहमत बनी है कि विकसित देश विकासशील देशों को हर साल $100 बिलियन की रकम देंगे। ये रकम, हर जो अमाउंट है, धनराशि है, सभी विकासशील देशों में उनकी जीडीपी के अनुसार वितरित होगी। फिर वो टेक्नोलॉजी देंगे। टेक्नोलॉजी से यहाँ पे मतलब होता है कि बड़े स्तर पे सोलर पैनल देंगे। विकासशील देश अपने से तो कुछ बनाते नहीं हैं, तो इनको सोलर पैनल दो। बिजली, हवा से जो पंखापन बिजली, जो हवा से जो बड़े बड़े पंखे लगा करके बिजली का उत्पादन किया जाता है, उसके लिए जो मशीनें आती हैं, हवा से बिजली उत्पादन करने के लिए बड़े बड़े पंखे वगैरह जो आते हैं, उसको देंगे। कचरे से जो बिजली पैदा होती है, बनती है, उसके लिए जो मशीनें आती हैं, जो प्लांट लगता है, उसका सारा सेटअप जो होता है वो ही विकसित से देश, विकासशील देशों को देंगे। परमाणु ऊर्जा से भी बिजली बनाए जाने की जो संभावना है, तो परमाणु रिएक्टर वगैरह से बिजली उत्पादित करने में सहायता देंगे। बेसिकली ये सारी तकनीकें विकसित देशों के ही पास हैं। तो दुनिया की जो भी देश जो भी आप तकनीक देखते हैं, ज़्यादातर अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इन्हीं देशों के पास है। सपोज करो आप बहुत बड़े स्तर पर विकासशील देश सड़क बनाने के लिए पेड़ काट रहे हैं, तो ऐसी भी तकनीकें आती हैं, जैसे वो पूरा पेड़ के नीचे जाएंगी और जड़ सहित उसको निकाल करके और ले जा करके दूसरी जगह पर उसी तरह रख देंगी। तो पेड़ भी नहीं कटा, धरती पे
वृक्ष का जो एरिया है, कवर अप है, वो भी बैलेंस बन गया और विकास के लिए सड़क बनेगा। अगर इस तरीके की तकनीक आ जाए तो बड़ा अच्छा है। तो अब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी चार्जिंग स्टेशन की भी सुविधा चाहिए। तो विकसित देश चार्जिंग स्टेशन भी इन देशों को दे और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रॉपर फंडिंग की बात विकासशील देश कह रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि भैया हमको अपने देश में ग्रीन एनर्जी के लिए और COP21 से इससे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को रोकने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ जाने के लिए $1 ट्रिलियन एक रकम की मदद की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये बात चल रही है कि सभी देश बताएं कि वो कब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब वायुमंडल में उतनी ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेंगे जितना कि वायुमंडल उसको अडाप्ट कर लेगा। तो अमेरिका और विकसित देश कह रहे हैं कि भैया 2050 तक पूरी दुनिया को कार्बन न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। हम घोषित करते हैं कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। चीन ने कहा कि भैया आप लोग विकसित देश हो, आप लोग हो सकते हो, लेकिन हम नहीं हो पाएंगे, हमको 10 साल लगेगा। हमारी 150 करोड़ की आबादी है, हम आप लोगों की तरह अभी इतने सक्षम नहीं है कि नवीकरणीय ऊर्जा के साधन को उपलब्ध करें। उसने कहा कि 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। मोदी जी ने पहले कहा था, 2 महीने पहले अमेरिका के राजदूत आए थे, एक दूत आए थे जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जिम कैरी। तो उनसे मोदी जी ने कोई समय ड्यूरेशन नहीं बताया था कि कार्बन न्यूट्रल हम कब होंगे। लेकिन अभी COP26 में जब उनके ऊपर दबाव बना कि भैया इस तरीके से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को मिल बैठ करके जलवायु परिवर्तन की दिशा में कुछ प्रभावी तरीके से काम करना पड़ेगा, तो मोदी जी ने कहा कि चलो हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल अपने आप को बना देंगे। यानी हमारे यहाँ उद्योग धंधों द्वारा उतनी ही ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी जिससे कि वायुमंडल उसको सहने की क्षमता हो और पृथ्वी का टेम्परेचर जो होता है पूर्व औद्योगिक युग से 1.5 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा ऊपर ना बढ़ने पाए। अब एक बार आपको बता देते हैं टेम्परेचर बढ़ता क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या है और ग्लोबल वार्मिंग का इशू क्या है। तो आप उसको जो मैंने अभी कहानी बताई उससे कनेक्ट कर जाएंगे। दोस्तों, जो सूर्य से किरणें आती हैं वो धरती पे या तो समुद्र के जो पानी पे हो या स्थल पे टकराने के बाद वापस ऊपर जाती हैं। ऊपर जाने के बाद यही जो वायुमंडल में आपको पता है कि 72% नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है 20%, 3% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन और ये ग्रीन हाउस जिन गैसों का नाम बताया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड जो गैसें, इनको ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। ये जो परावर्तित किरणें हैं, जो सूर्य से किरण आई, धरती पे लगी, फिर वायुमंडल में गई 3-4 किलोमीटर, तो ये गैसें दोबारा उनको पृथ्वी पे भेजती हैं, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर गर्म बना रहता है। तो एक लिमिट की पे तो ये पृथ्वी के लिए गर्मी जो होती है बहुत ठीक होती है। लेकिन अगर पृथ्वी का ज़्यादा टेम्परेचर गर्म होगा, तो पृथ्वी का टेम्परेचर जब ज़्यादा गर्म होगा तो बर्फ़ वगैरह पिघलेगी और एक समय के बाद ऐसा आ जाएगा भविष्य में कि पीने लायक पानी नहीं रहेगा। आपको पता है कि पीने का लायक पानी जो होता है वर्षा का जल ही होता है। समुद्र से जो पानी वाष्पित होता है वो शुद्ध पानी होता है, उसके साथ गंदगी नहीं वाष्पित होती, वही बादल बनता है और बारिश होती है। और पहाड़ों पर जाके जहाँ की ऊंचाई ज़्यादा होती है वहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से बर्फ़ जो होती है वो ठंडी होती है और धीरे धीरे ग्लेशियर के फॉर्म में यही गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी महानंदा, काशी, सारी नदियाँ हिमालय से निकलती है और पेयजल के लिए हमारे लिए उपलब्ध होती है। इसी तरह सारी दुनिया की स्थिति है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेयजल की दिक्कत आएगी, चक्रवात और सुनामी, तूफ़ान वगैरह बनेंगे, लू वगैरह चलेगी, मच्छर, मलेरिया पैदा होंगे, अनेक तरह की संक्रामक बीमारियां होंगी जो कि मानव के हित के लिए और विकास के लिए सही नहीं होगा, अल्टीमेट पूरी धरती के लिए सही नहीं होगा। तो वो दिक्कतें क्रिएट करेगा। तब सारी दुनिया बैठी है कि हम इस पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।